नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भौतिक शास्त्र से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों ताप और ऊष्मा से संबंधित प्रश्न जो कि प्रयोगशाला परिचालक के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वीडियो को छोड़कर ना जाइएगा, है ना। और पूरा अंत तक देखिएगा। जितने भी नए दोस्त अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो है वो मिलता रहे। और साथ में इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वो पिन कर दिया गया है, तो आप वहां से उसको टच करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्टेटमेंट है और उसके बाद बताना है दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है उसको। तो पहले स्टेटमेंट बोलते हैं, भूसे में लिपटी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती, भारी पानी में साबुन का झाग आसानी से होता है और लोहे की कील पारे पर तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है। तो यहाँ से कौन सा उत्तर है दोस्तों वो सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो स्टेटमेंट है पहला है आपका, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाए। भूसे से लिपटी हुई जो बर्फ है वो जल्दी से नहीं पिघलता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं, भारी पानी में साबुन का झाग आसानी होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मृदु पानी में साबुन का झाग आसानी से निकलता है, ना कि आपका भारी पानी में जो कठोर जल होता है उसमें नहीं होता है। ये मृदु पानी में जल्दी से झाग देता है ना। और तीसरा स्टेटमेंट है, लोहे की कील पारे पर तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और दूसरा है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, कथन और कारण दिया हुआ है, तो उसमें के कथन और कारण को पढ़ना है और उसके बाद जो आंसर है उसको आपको बताना है। तो कथन में आप क्या बोलते हैं, लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती। कारण है, लकड़ी का भूसा कुचालक होने से यह ताप संवहन कंडक्शन को रोकता है। तो यहाँ पर क्या चीज है दोस्तों इसका, है ना। तो इसका जो क्या है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन को क्या है स्पष्ट करता है। सही बात है दोस्तों। यहाँ पर जो लकड़ी है, लकड़ी के भूसे में जो लिपटा रहता है बर्फ वो शीघ्रता से नहीं पिघलता है। उसका कारण क्या है कि भूसा कुचालक होता है किसका, ताप संवहन का, है ना। तो ताप संवहन को रोक देते हैं, इसके वजह से वह जल्दी से है वो बर्फ है वो पिघलता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। तो जो रेडिएटर का शीतलन है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर आधारित है, संचालन पर, संवहन पर, विकिरण पर या फिर संचालन एवं विकिरण पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संवहन पर आधारित होता है। क्योंकि दोस्तों ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का क्या किया जाएगा, संचरण है वो किया जाएगा, है ना। वस्तु के अणुओं के स्थान परिवर्तन के द्वारा ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है ना। तो इस वजह से ये आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल। सीजी व्यापम में इसको 2015 में लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम हो तो उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्मा का उत्तम चालक है एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर या फिर कॉपर। तो ऊष्मा का सबसे उत्तम प्रकार सर्वोत्तम चालक है दोस्तों वो क्या चीज हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर है वो सबसे सर्वोत्तम चालक होता है, ऊष्मा का चालक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन की उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वाष्प एक गैस होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है और वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती जाती है ना। तो ये आपका सही हो जाए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला सबसे आम तत्व क्या है, यूरेनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गैलियम या फिर जर्मेनियम। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर है उसका निर्माण में कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सिलिकॉन, है ना। जो सिलिकॉन है उसका प्रयोग है ट्रांजिस्टर के रूप में ज्यादातर है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाइरोमीटर निम्न के मापने के प्रयोग में लाया जाता है, वायु दाब,
उच्च तापमान, आर्द्रता या फिर भूकंप की तीव्रता। तो पायरोमीटर है दोस्तों, उसको किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या फिर -273 सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ पर क्रायोजेनिक ताप है से संबंधित क्या है? तो ये होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, जिसको क्रायोजेनिक ताप है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है? करंट, विद्युत प्रवाह, टेम्परेचर, प्रेशर दबाव या फिर हीट रेडिएशन, ऊष्मा विकिरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप स्थायी को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? एक उत्तल दर्पण की तरह, एक अवतल लेंस की तरह, एक अवतल दर्पण की तरह, फिर एक उत्तल लेंस की तरह। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी, जो जल में उपस्थित हवा है वो एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको, ऊष्मा के विषय में सत्य कथन है उसको चयन करना है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक प्रकार है, ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होता है, या फिर द्रवों में ऊष्मा संचालन द्वारा प्रवाहित होता है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है वो दोस्तों वहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिएगा, है ना, जो आपका जो कथन है वो है, पहला ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। और आपका जो तीसरा है ना, ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होता है, मतलब जो काला ब्लैक है ना, ब्लैक मैटर है, मटेरियल है, उसके द्वारा क्या है इसको अवशोषित है वो किया जाता है। लेकिन आपका दूसरा और चौथा ये गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा है आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान है वो रहता है। तो यहाँ पर 36.99 दिया है, वो वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य का तापमान है वो कितना 37 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो दोस्तों ये 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, या फिर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन में आता है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तीनों पॉइंट है उसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है इसको पूछ दे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण को बनाया गया है? ट्रांसफार्मर, थर्मोकपल, इमर्शन हीटर या फिर डायनेमो। तो यहाँ पर ऊष्मा है दोस्तों, उसको ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस चीज़ का उपयोग है वो किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो थर्मोकपल है ना, उसका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव्य में, या फिर निर्वात एवं गैस में। तो यहाँ पर दोस्तों जो उस संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो किस में हो सकता है? गैस एवं द्रव्य अवस्था में, क्योंकि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रव तथा गैस में ही होता है दोस्तों। कारण क्या है? संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं ना। यहाँ से इसकी वजह से, जैसे कि आप आग पर रखी कि पतली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है, वैसी वाला काम है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 में, 212 में, 40 में या फिर 100 में। तो यहाँ पर जो सेल्सियस और तापमान है वो एक ही होंगे कब दोस्तों? यहाँ पर ये आ जाए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, -40 डिग्री तापमान पर, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध है दोस्तों। तो यहाँ पर इसको संबंध बताने के लिए C/5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस
32/9 है। इसमें करेंगे पुष्टि करेंगे तो फ़ारेनहाइट है तो बराबर -40 डिग्री रखने पर यहाँ पर मान है उसको रख देंगे, 40 डिग्री में मान है उसको रख देंगे। तब आपका जो सेल्सियस में चेंज होगा दोस्तों वो होगा -40 और -32 बटे आपका 9 गुणा यहाँ पर 5। ये करेंगे तो आ जाएगा, तो ये कहेगा -72 गुणा 5/9। तो इसको काटने पर ही क्या है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, -40 है वो आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला है उसके आधार पर आप उसको चेक भी कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, -40 डिग्री तापमान है उसमें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, जो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैसों से या फिर ठोस पिघलाने से। तो जो कमरा है उसको ठंडा कब किया जा सकता है दोस्तों, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, केल्विन मान से जो मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो ये होता है 310 केल्विन होता है ना, 310 केल्विन होता है, जो कि क्या होता है अपन 37 डिग्री से टेम्परेचर है उसके समान होता है। सामान्य मनुष्य है उसका जो तापमान होता है वो 37 डिग्री है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में बात करें तो 310 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर खालिस्तान डिग्री में तापक्रम है। तो यहाँ पर इसका जो तापमान है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 36.89। यहाँ पर 98 ये 6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये चीज़ है वो 4 है वो पूछा गया था, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा। 98.6 फ़ारेनहाइट तो जो एक सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पर आपका सेंटीग्रेड में ये 36.99% है, दिखा 89% दिया है ये है, लेकिन इसका जो एक्चुअल होता है वो 37 डिग्री, तो उससे रिलेटेड है। ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए आपको क्वेश्चन है वो घुमा दें, तो इसमें कंफ्यूजन उससे रिलेटेड चीज़ है उसको आपको लेना होता है ना, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। कब? संचलन और संवहन एवं विकिरण की वजह से। तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के वजह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो मान है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, पसीने का उपयोग है, पसीने का उपयोग किस लिए किया जाता है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर से विशेष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो यहाँ पर इसका क्या है दोस्तों, जो पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, वो शरीर का ताप नियंत्रण करना है, उसके लिए है जो पसीना है वो शरीर से बाहर है वो निकलता है। आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ये बाकी आपका स्टेटमेंट वो गलत हो गया, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रहते इसे गलत होता है, क्योंकि पसीने हो गए तो जल का मात्रा उसका ह्रास होता है, तो इसके क्या है हमें लॉस होता है। शरीर में विष पदार्थ निकालने में, तो पसीने से कोई विषैला पदार्थ वो नहीं निकलता है। त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में, तो ये भी नहीं होता, जो त्वचा है उसे छिद्र है उसकी गंदगी दूर नहीं कर सकता, लेकिन शरीर का ताप है वो नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या फिर वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो यहाँ परम शून्य ताप है दोस्तों वो क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, शरीर की सतह से स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर, ए और बी दोनों पर, ए और बी
किसी पर नहीं। तो यहाँ पर जो पसीना निकलता है दोस्तों, है ना, पसीना बहता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करते हैं आपका ए और बी दोनों है, केवल वातावरण के ताप के आधार पर आपका यह निकलेगा और वातावरण की नमी है उसके आधार पर आपको निकलेगा। जैसे गर्मी का मौसम है तो उसको वातावरण में है, उसका तापमान है ज़्यादा रहेगा तब आपको पसीने रहेगा, या फिर आप काम करते हो तब निकलेगा, है ना। और वातावरण में अगर ज़्यादातर नमी है तो उस टाइम आप तापमान भी रहेगा तो ये नहीं निकलेगा, है। तो जो दोनों के ऊपर है क्या, वो निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, जब बर्फ पिघलता है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब बर्फ पिघलता है तब जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकसित होती है, फिर हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो गर्म मौसम में पंखा चलने से जो आराम महसूस होता है दोस्तों, वो किसके वजह से होता है, हवा की संवाहकता है वो क्या होती है, बढ़ जाता है। जिसकी वजह, क्योंकि गर्मी के मौसम में दोस्तों हमारे शरीर में पसीना अधिक निकलता है और पंखा चलने पर यह पसीना तेजी से वाष्पीकृत होते हैं, है ना। उसके वजह से क्या होता है, जिससे शरीर में क्या होता है, ठंडापन उत्पन्न होता है और जो होता है उसके बाद यह हमें जो आराम है वो हमें महसूस होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना या फिर तापमान को विद्युत में बदलना। तो यहाँ पर जो थर्मोस्टेट है दोस्तों, उसका प्रयोजन है वो आपको तापमान को स्थिर रखना होता है। थर्मोस्टेट यथेष्ट तापमान हेतु जो तापमान है उसको नियंत्रित या फिर स्थिर करने का कार्य करते हैं। इससे क्या होता है, ऊर्जा है उसका बचत होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो साफ मेघ रहित रातों की तुलना मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल है वो क्या है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। जब जब सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा है दोस्तों, उसको पृथ्वी क्या करते हैं, अवशोषित करती है, और रात में विकिरण द्वारा क्या करते हैं, ऊष्मा है उसको उत्सर्जित करती है। तो ऐसा स्थिति में दिन में पृथ्वी के द्वारा प्राप्त की गई जो, और रात में विकसित ऊष्मा को बादल क्या करते हैं, आच्छादित कर देती है, और रातों में जो बादल है वो परिवर्तित करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म हो जाती है ना। तो ये उसका कारण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन और स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए गए, इसमें जो सही है उसको आपको बताना है। तो कथन ए क्या बोलते हैं, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इस वाला का क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, तथा ए, है ना, जो कथन है वो सही व्याख्या करता है कारण का, कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है ना, ये चीज है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका यहाँ से, अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है या फिर अव्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई है क्या होती है, बढ़ती है, परंतु इसकी है ना, बढ़ जाती है, और परंतु इसकी चौड़ाई है भी वो भी है, बढ़ती है, ये बोला गया है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि आपका जो अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, फिर कुकर के अंदर संवहन धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि यहाँ पर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं।